हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इन कंटिन्यूएशन विद आवर रिवीजन सीरीज ऑन आईपीसी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। नाउ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे ऑफेंसेस लाइक कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन। सो ये सारे ही ऑफेंसेस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो साथ ही साथ I will give examples and I will tell you some additional information about these offenses except from that is given in the question that you can obtain from the question. So I want कि आप काफ़ी attentively इन questions को मेरे साथ solve करें and if you're looking forward to study these topics in detail because ये काफ़ी complicated हो जाते हैं and if you want to know everything about these topics then study material is available on my website www.lawdigest.in. IPC के अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हेल्प देन ऑब्वियसली यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड टेक अ रिकोर्स टू दोज कोर्सेज. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू इस वीडियो को शुरू करते हैं. So before moving on, if you haven't subscribed to this channel as yet, then please do the same और बेल आइकॉन दबाइए. उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो गई है. सो यू वोंट हैव टू विजिट द चैनल अगेन एंड अगेन. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 1. यहाँ पर ए जो है ही नोज दैट जेड इज बिहाइंड द बुश. सो व्हाट ही डज इज कि वो बी को लाता है साथ में एंड बी को ये नहीं पता कि जेड जो है वो बुश के पीछे है, बट ए चाहता है कि वो जेड को मार दे. उसके लिए व्हाट ही डज इज ही इंड्यूसेस बी टू फायर एट द बुश. तो यहाँ पर बी जब फायर कर देता है और जेड की डेथ हो जाती है, तो इस केस में क्या पेनल्टी किसकी होगी ये हमको बतानी है. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस में वी हैव ए में बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट बी हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. क्योंकि ए ने कोई गोली नहीं मारी है, बी ने गोली मारी है, तो बी ने ऑफेंस किया है कल्पेबल होमिसाइड का, बट ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया. या फिर बी जो है वो किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. और ऑप्शन सी दैट इज ए एंड बी बोथ आर गिल्टी एंड ऑप्शन डी सेज नन ऑफ द अबव. सो जब हम आईपीसी में ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है जो मेंटल इंटेंशन है इंसान की वो जानने की. अब वो इंटेंशन हमको कैसे पता लगती है? थ्रू दीज वर्ड्स इन डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, नोइंगली. तो यहाँ पर ए जो है ही इंटेंडेड टू कॉज द डेथ ऑफ जेड एंड ही न्यू दैट जेड इज बिहाइंड द बुश और अगर हम बुश पे हिट करेंगे तो जेड की डेथ हो सकती है. बट बी जो है उसको ये आइडिया नहीं है, तो बी ने सिर्फ एक्ट किया है और उसकी कोई मेंटल इंटेंशन नहीं है. हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ आईपीसी में देखा था कि एक क्राइम के कमिट होने के लिए असेंशियल्स जो जरूरी है टू मेक इट पनिशेबल आर दैट मेंटल इंटेंशन होनी चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए और एक्टस रियस होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पर बी की तो कोई इंटेंशन ही नहीं है, तो बी वी कैन से ही इज नॉट गिल्टी. एंड नॉट गिल्टी अगर हम देखें तो यहाँ पर वी सी ऑप्शन बी में वो ऑप्शन हमें मिल रहा है कि बी इज नॉट गिल्टी इफ वी गो बाय रूलिंग आउट. अब ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्या ये ट्रूथ है या नहीं? क्योंकि ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है. सो व्हाट वील डू इज हम देखेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन क्या कहती है. अब ये सेक्शन हमको पता है, ये सेक्शन कहता है कि कोई भी इंसान अगर डेथ कॉज करता है, हाउ if he has the intention to cause death or if he has the intention to cause such bodily injury that is likely to cause death और he has the knowledge कि death हो सकती है, उस इंटेंशन से वो डेथ कॉज कर रहा है, देन दैट पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. सो यहाँ पर वी कैन सी ए हैज द इंटेंशन एंड द नॉलेज टू कॉज डेथ ऑफ जेड, therefore A is guilty of culpable homicide. Therefore, the answer to this question will be option B, that is B is not guilty of any offense but A is guilty of culpable homicide. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज दैट ए को पता है कि जेड जो है ही इज अंडरगोइंग अ डिजीज एंड अगर वो उसको एक ब्लो देगा इट इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ. अब
ए क्या करता है इस इंटेंशन के साथ कि जेड को बॉडीली इंजरी हो जाए, ए जो है वो ही स्ट्राइक्स अ ब्लो टू जेड एंड उससे क्या होता है जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पर ए का मेंटल फ्रेम क्या था दैट ही न्यू दैट जेड इज अंडर अ डिजीज एंड अगर वो उसको मारेगा तो जो बॉडीली इंजरी होगी उससे डेथ हो सकती है। अब ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। A is not guilty as Z was already laboring a disease because Z already under a disease था, तो A ये नहीं कह सकते कि A की वजह से Z की डेथ हुई है and therefore he is not guilty। या फिर A is guilty of murder और A is guilty of attempt to murder और A is guilty of culpable homicide। अब ऑप्शन सी बिल्कुल रूल आउट हो जाता है बिकॉज वी नो कि डेथ हो गई है। सो व्हेन द डेथ हैज टेकन प्लेस सो मर्डर का जो फर्स्ट एसेंशियल है वो फुलफिल हो गया है, तो अटेम्प्ट का केस इसमें नहीं फॉल होगा। अब जब हम मर्डर की डेफिनेशन देखते हैं, मर्डर की डेफिनेशन का जो सेक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई होप ऑल ऑफ यू एंड मेजोरिटी ऑफ यू नो कि ये सेक्शन कौन सा है। कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो कि ये सेक्शन कौन सा है। अगर नहीं पता है तो इंटरनेट पे जाकर देखिए, अगर आप देखेंगे भी तो आपको याद रहेगा। दैट इज द पर्पस ऑफ मी आस्किंग यू टू पुट अ कमेंट देयर इन। चलिए मर्डर की डेफिनेशन को देखते हैं। मर्डर की डेफिनेशन में ये बोला गया है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर होगा अगर अगर इंसान किसी की डेथ कॉज करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सो देर आर 4 पॉइंट्स हियर दैट देर इज इंटेंशन टू कॉज डेथ और देर इज इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी जिससे ओफेंडर को पता है कि दैट सच बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ और इफ इट इज done with such intention that it will cause a bodily injury that is sufficient to cause death। यहां पर हम देख रहे हैं इट इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड यहां पर द टर्म यूज्ड इज दैट इट इज sufficient to cause death and clause 4 says that the person who doesn't act he has a knowledge कि वो जो एक्ट कर रहा है वो इतना डेंजरस है, इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन और वो ये एक्ट कर रहा है विदाउट एनी एक्सक्यूज। सो यहाँ पर हमने देखा है कि जो 4 क्लॉजेज हैं उसमें जो डिफरेंस है वो डिग्री का है। पहले में ये है कि उसकी इंटेंशन है टू कॉज डेथ, सेकंड में है इंटेंशन है टू कॉज सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, थर्ड है इट इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर एंड फोर्थ है कि नॉलेज है इमिनेंटली डेंजरस है टू कॉज डेथ। अब जब हम मर्डर की डेफिनेशन को देखते हैं उसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। सो इससे पहले जब हमने कल्पेबल होमिसाइड डिस्कस किया था वहां पर एक्सप्लेनेशन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करता है जब दूसरा इंसान जो है ही इज लेबरिंग अंडर अ डिजीज एंड उस इंसान की डेथ हो जाती है, देन ये माना जाएगा कि जिस इंसान ने उसको मारा है ही हैज कॉज्ड हिज डेथ। सो हियर व्हाट विल हैपन इज वी विल होल्ड ए टू बी गिल्टी ऑफ मर्डर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर ए को पता था कि जेड इज लेबरिंग अंडर अ डिजीज, सो ही हैड दिस नॉलेज कि अगर वो जेड को मारेगा तो उसकी जो डेथ है दैट विल हैपन। बट अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ए जो है उसको पता नहीं होता, it would have been if this question simply would have been that uh, Z is laboring under a disease and A strikes him with the intention of causing bodily injury, then in that case A would not have been guilty of murder because वहां पर उसकी knowledge नहीं थी। He might have been guilty of causing hurt or culpable homicide, whatever the case may be। So here the answer is option B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now it says Y gives grave and sudden provocation to A. A on this provocation fires the pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z who is near him but out of sight. A kills Z। सो क्या होता है कि Y जो है वो A को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है जिससे क्या होता है A जो है Y को शूट कर देता है एंड ही डजंट नो कि Z वहां से पास हो रहा है या Z इज अराउंड दैट प्लेस और गलती से जो बुलेट है वो Z को लग जाती है। तो इस केस में क्या होगा?
A will be guilty of murder, या फिर A has not committed murder but merely culpable homicide, A is an abettor, या फिर A is innocent. Innocent तो हम नहीं कहेंगे because somebody has died. देन अबेटर भी नहीं कहेंगे, हमने पहले की सीरीज में देखा है, पहले की वीडियो में देखा है कि अबेटर कौन होता है, जो इंस्टिगेट करता है, एड करता है, या फिर किसी कॉन्स्पिरेसी में एंगेज करता है. सो ये दोनों ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं. अब हमारे पास ये ऑप्शंस बचते हैं, हमें देखना है कि मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड हुआ है. अब जब हमने मर्डर की डेफिनेशन डिस्कस करी है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वहां पर जो सेक्शन है उसमें क्या है कि 5 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कब कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट अमाउंट टू मर्डर. ये एक्सेप्शंस क्या हैं? ये एक्सेप्शंस हैं, फर्स्ट कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से डेथ हो रही है, या फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई मिस्टेक या एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर आउट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो एक्ट किया जा रहा है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट वो एक्ट कर रहा है और अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहा है वो एक्ट करने में, और देर इज कंसेंट फ्रॉम द अदर पार्टी जिसके ऊपर ऑफेंस किया जा रहा है, या फिर जो मर्डर है वो एक सडन क्वारल में हुआ है जहां पर दोनों ही पार्टीज अंडर अ फाइट थी एंड हीट ऑफ पैशन में दे हैव कमिटेड दिस ऑफेंस. सो नाउ जब हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करते हैं तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ये दिया हुआ है कि ये जो प्रोवोकेशन है दिस शुड नॉट हैव बीन सॉट वॉलेंटरली, ये प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट हैव बीन डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट. तो यहाँ पर जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाई ए को दे रहा है, तो ए जब वाई की तरफ मारता है और गलती से जेड को लग जाती है, तो यहाँ क्या हुआ है that he has caused the death of another person by mistake. This falls under exception 1 of murder, grave and sudden provocation causing death by mistaken accident. So यहाँ पर we will see that A has not committed murder because it falls under exception. A ने सिर्फ culpable homicide commit किया है, इसलिए the correct answer here is option B. Next question देखते हैं. Shivam was angry with Manan. शिवम मनन से नाराज था, गुस्सा था उस पे, सो ही प्लान्ड दैट ही विल किल मनन. इसके लिए ही वेंट आउट एंड बॉट अ गन. नेक्स्ट डे जब उसने मनन को रोड पर देखा, सो ही शॉट हिम. बट एक्सीडेंटली क्या हुआ कि बुलेट जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई थ्रू अ पोल एंड इट वेंट ऑन टू किल रूप हु वाज पासिंग बाय. तो अब यहाँ पर शिवम की गिल्ट क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू रूप, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मनन. So here he is guilty of murder because उसने रूप की डेथ कॉज करी है, और he is guilty of culpable homicide, और he commits no offense, और he is guilty of attempt to murder. अब attempt to murder का जो केस है वो फॉल होता मनन के केस में, बिकॉज यहाँ पर मनन को वो शूट करने जा रहा था बट दैट एक्ट वाज अनसक्सेसफुल, सो इट वाज merely an attempt, a stage before the commission of the offense. सो अब यहाँ पर उसने रूप को एक्चुअल में मारा है, सो उस केस में क्या हुआ है कि या तो मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड हुआ है. अगर हम सेक्शंस को देखें ऑफ आईपीसी, देन वी नो दैट सेक्शन 301 of the IPC says culpable homicide by causing death of person other than intended. तो अगर आप किसी और इंसान की डेथ कॉज करते हैं than the person intended, and if you kill someone else, then that will be called as culpable homicide. So here the correct answer is option B, that is Shivam is guilty of culpable homicide. Now this is also known as doctrine of transferred malice, जहां पर malice जो है इंटेंशन का वो ट्रांसफर हो गया है, आपकी इंटेंशन किसी और को किल करने की थी बट एक्चुअल में यू किल समवन एल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर A जो है he has the intention and knowledge that he is likely to permanently disfigure the face of Z by giving a blow. अब Z को वो क्या करता है, he gives him a blow which does not permanently disfigure his face but it causes Z such an injury, such a bodily pain that he is in pain for a space of 20 days. So AZ चाहता है कि वो Z का फेस डिसफिगर कर दे थ्रू अ ब्लो, बट एक्चुअल में क्या होता है, फेस डिसफिगर नहीं होता बट ही इज अंडर अ सिवियर बॉडीली इंजरी फॉर 20 डेज. तो इस केस में ए की क्या गिल्ट है,
उसने हर्ट किया है, ग्रीवियस हर्ट किया है, अटेम्प्ट टू कॉज किया है हर्ट, और अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। तो ये केस जो है वो अटेम्प्ट का नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में पेन ट्रांसफर हो चुका है। अब पेन हुआ है तो वो आउट ऑफ हर्ट है या ग्रीवियस हर्ट है, इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 319 एंड 320। अब 319 में हर्ट हैज बीन डिफाइंड एज हुएवर कॉजेज एनी बॉडीली पेन, any disease or any infirmity to any person, then it is called to be as hurt. And grievous hurt के cases में क्या होता है, that grievous hurt, I'll tell you from IPC what it says. It says if you causes emasculation, permanent privation of either eye or ear, या फिर कोई प्राइवेशन ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट, या फिर डिस्ट्रक्शन और परमानेंटली impairing the powers of a joint, or if you are permanently disfiguring someone's head or face, or if you're causing any fracture or dislocation of a bone or tooth, or if you're causing any such hurt that is making the person go under body pain for 20 days or more, देन उस केस में क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट कॉज होती है। तो यहाँ पर इंटेंशन था टू परमानेंटली डिसफिगर फेस, जो ग्रीवियस हर्ट में कवर होता है, ये नहीं हुआ, पर क्या हुआ, पेन हुआ फॉर 20 डेज। This is also covered under section 320 of IPC, that is grievous hurt. Therefore here A is guilty of grievous hurt. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ए जो है वो जेड को एक वॉल्ड स्पेस में बंद कर देता है, एंड Z is therefore prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of the wall. इस वॉल्स के बाहर Z नहीं जा सकता। इस केस में क्या हुआ है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ है, क्रिमिनल फोर्स हुआ है, या फोर्स कमिट हुआ है। अब जब हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की डेफिनेशन देखते हैं अंडर सेक्शन 339, इट सेज कि आप किसी इंसान को voluntarily you're causing that person, preventing that person from moving in any direction। तो आप किसी इंसान को किसी डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं जहां पर जाने का उसका हक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन इज गोइंग ऑन अ पाथ एंड दूसरा इंसान आके उस पाथ को ब्लॉक कर दे, नाउ दैट इज wrongful restraint। wrongful confinement क्या होता है, दैट आप किसी इंसान को wrongfully restrain कर रहे हैं, आप उसे रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम गोइंग आउटसाइड द circumscribing limits ऑफ एनी एरिया। सो यहाँ पर वी नो कि वॉल जो है वो circumscribing एरिया है, एंड इफ यू आर causing Z to be within that area, that is wrongful confinement. So here the answer is option B। ऑप्शन C और D क्रिमिनल फोर्स और फोर्स मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको मैं ब्रीफली बता सकूं कि ये होता क्या है। नाउ क्रिमिनल पहले फोर्स देखते हैं। फोर्स इज अगर आप किसी इंसान के ऊपर फोर्स यूज करके उसका जो मोशन है उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर आप उसको मोशन में ला रहे हैं, या फिर आप उसके मोशन को स्टॉप कर रहे हैं बाय योर ओन बॉडीली पावर, या फिर आप कोई सब्सटेंस जो है ऐसे डिस्पोज कर रहे हैं कि उससे इंसान जो है वो या तो मूव करे, या उसका जो मोशन प्रेजेंटली है उससे वो चेंज हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए, और if you're causing any animal to move, then it is called force। और क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, जब आप फोर्स यूज करके विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन कोई फोर्स यूज कर रहे हैं एंड यू आर कॉजिंग एनी ऑफेंस टू हैपन, जिसकी वजह से दूसरे इंसान को कोई इंजरी हो सकती है, कोई हार्म हो सकता है, या आप उसको अनॉय कर सकते हैं, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन इवनिंग सक्षम जो है वो एक फूड जॉइंट पे बैठा है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अ गर्ल वॉक्स इन, एंड सो व्हाट सक्षम डज इज विद हिज फ्रेंड्स वो कुछ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करता है टुवर्ड्स द गर्ल। नाउ व्हाट इज ही गिल्टी ऑफ, इज ही गिल्टी ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, और इफ इज ही गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और वॉयरिज्म और स्टॉकिंग। सो ये जो ऑफेंसेस हैं ये सारे ही
ऑफेंसेस आईपीसी में दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 354 अगेंस्ट अ वुमन। सो 354 में आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी फॉल करता है, जो ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे किसी वुमन की मॉडेस्टी जो है वो आउटरेज हो रही है, देन इन दैट केस यू आर गिल्टी अंडर सेक्शन 354। सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो 354 ए में डिफाइंड है। It says that if you are causing any physical contact which involves any explicit sexual overtures, या फिर आप कोई sexual favor demand कर रहे हो, और if you're showing pornography to a woman or you're making sexually colored remarks, जो कि यहाँ पर हुआ है, in that case you will be guilty of sexual harassment. Now voyeurism को भी देख लेते हैं, ये किस तरह से डिफाइंड है। वोयरिज्म इज अगर कोई इंसान किसी वुमन की इमेज को कैप्चर करके उसको डिसेमिनेट करता है एंड उस इमेज में इट इज शोन दैट शी इज इन सम प्राइवेट एक्ट, then that is known as voyeurism, and this has been given under section 354C of the IPC. And stalking is given under section 354D of IPC. अब stalking किस तरह से डिफाइंड है? स्टॉकिंग में ये बोला गया है दैट इफ अ मैन फॉलोज एनी वुमन, या फिर उसे कांटेक्ट करता है या अटेम्प्ट टू कांटेक्ट करता है डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम हर दैट शी डजंट वांट टू टॉक, एंड दिस इज पर्सनल इंटरेक्शन। एंड और इफ ही व्हाट ही डज इज कि उसकी इंटरनेट के ऊपर जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करता है, उसको हम स्टॉकिंग कहते हैं। गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये मैंने डिटेल में आई हैव कवर्ड इन वन ऑफ द वेबिनार्स जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला है बॉयज लॉकर रूम को लेके। इफ यू वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज देन यू कैन वॉच दैट वेबिनार। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, वी नो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दिए गए हैं सक्षम की तरफ से, देयरफॉर ही इज गिल्टी ऑफ ऑप्शन बी दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश जो है वो बाहर जाता है एक कार्निवल में, वहां पर ही फाइंड्स अ 15-year-old बॉय स्टैंडिंग एट अ गारमेंट स्टॉल। उसको एक 15 साल का लड़का मिलता है जो एक गारमेंट स्टॉल पे खड़ा है। तो रमेश क्या करता है, उसको प्रॉमिस करता है दैट ही विल गेट हिम ब्रांड न्यू क्लोथ्स, उसको एकदम नए कपड़े दिलाएगा अगर वो उसको उसके साथ रमेश के घर जाएगा। सो व्हाट द बॉय डज इज ही गोज विद हिम। तो is Ramesh guilty? Yes, Ramesh is guilty of abduction. He's guilty of kidnapping. Ramesh is not guilty as the boy followed him voluntarily. या फिर रमेश इज गिल्टी ऑफ फोर्स। तो अगर हम किडनैपिंग और अबडक्शन की बात करें तो आईपीसी में किस तरह से ये डिफाइंड है ये हम ये देख लेते हैं। अबडक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 362 ऑफ द आईपीसी, जो ये कहता है कि कोई भी इंसान अगर दूसरे इंसान को कंपेल करता है by force or by deceitful means to make that person go from a particular place to another, then that is called as abduction. और किडनैपिंग में क्या होता है, किडनैपिंग जो है वो दो टाइप की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया and kidnapping from lawful guardianship. So if any person conveys any person beyond the limits of India without that person's consent, then it will be called as kidnapping from India. And kidnapping from lawful guardianship तब मानी जाएगी जब कोई भी इंसान किसी माइनर को, बॉयज के केस में 16 years और गर्ल्स के केस में 18 years, देन इफ दैट या फिर कोई भी इंसान जो अनसाउंड माइंड का है उसको उसके जो लॉफुल गार्जियन की कीपिंग है उससे बाहर ले जाता है without the consent of such guardian, then it will be called as kidnapping from the lawful guardianship. तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो बॉय है वो 15 साल का है and this boy cannot give consent for himself, therefore रमेश is guilty of kidnapping. abduction जो है वो अडल्ट्स के केसेस में माना जाता है बिकॉज वहां पर कोई एज लिमिट नहीं दी हुई है। सो बी इज हियर द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ रेप डेथ पेनल्टी कैन बी गिवन एज पनिशमेंट। तो डेथ पेनल्टी जो है वो इनमें से कौन से केसेस में एज पनिशमेंट दी जा सकती है? रेप ऑन वुमेन अंडर 12 years of age, गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 years of age, गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 years of age, या फिर
बोथ ए एंड बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी, बिकॉज जो हमारा 2018 का अमेंडमेंट आया है टू आईपीसी, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, उसमें ये बोला गया है कि इन दोनों ही केसेस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। इसके अलावा जब मैंने पिछले क्वेश्चन में आई थिंक व्हाट क्वेश्चन वाज इट, क्वेश्चन 7 में व्हेन आई हैव डिस्कस दीज ऑफेंसेस, ये जो ऑफेंसेस हैं ये आए हैं थ्रू 2013 की अमेंडमेंट। दिस यू नीड टू रिमेंबर, 2018 और 13 के अमेंडमेंट से क्या चेंजेस आए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू लीगल अवेयरनेस, लीगल जीके अगर हम बात करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज सेक्शन 377 इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट which of the following। so सबसे पहले we know that 377 deals with unnatural offenses। तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ नेचर विद एन एनिमल, वॉलेंट्री कार्नल इंटरकोर्स विद अ मैन और अ वुमन, कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स बिटवीन टू कंसेंटिंग अडल्ट्स, या फिर ए एंड बी। so if a person is having an carnal intercourse with an animal, ये जो है ये unnatural offense माना जाएगा undoubtedly। then if a person has voluntary carnal intercourse with a man or a woman, then that will also be considered to be as unnatural offense। अननेचुरल ऑफेंस में जो फॉल नहीं करेगा वो है कंसेंशुअल अननेचुरल इंटरकोर्स बिटवीन टू कंसेंटिंग अडल्ट्स। ये जो है ये लाया गया है थ्रू द रेवोल्यूशनरी जजमेंट ऑफ नवतेज सिंह जौहर, जिसके थ्रू होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये काफी लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है जो 2018 में आया है। देयरफॉर जब हम 377 की बात कर रहे हैं, अब उसमें सिर्फ ऑप्शन ए और बी कवर्ड है, देयरफॉर द आंसर हियर इज ऑप्शन डी। सो आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑफेंसेस। ये काफी मेजर ऑफेंसेस माने जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, देन प्लीज फील फ्री टू मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन बिलो।